मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता, जिसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ, उस समय की नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी। क्या आज की जो नगरीय व्यवस्था है उससे वह विकसित थी या अविकसित थी। हम लोग एक प्रकार से इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करते चलेंगे और हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के मूलभूत विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। इसके पहले जो विद्यार्थी नए हैं वो जुड़ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि उनको वीडियो मिलते रहे, उनको पता चल जाए। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन से क्या तात्पर्य है। नगर मतलब शहर और नियोजन मतलब प्लानिंग करना। किस तरह से किसी भी नगर को एक योजना के तहत बसाना ही नगर नियोजन है। तो 5000 वर्ष पहले की बात करते हैं और नगर नियोजन की बात करते हैं तो ये हम लोगों के लिए आश्चर्य भी है, लेकिन यह सच्चाई भी है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को एक नगर सभ्यता बताया गया है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते चले। सबसे पहले इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के नगर के विन्यास को देखना होगा, किस प्रकार का विन्यास था। तो हड़प्पा नगर 2 भागों में बटा हुआ था। इस प्रकार 2 भाग इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नगर बसे हुए थे। यह भाग पश्चिमी भाग है और यह पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बसा हुआ है, ऊंचे मिट्टी के चबूतरे पर बसा हुआ है और चारों ओर से मिट्टी के दीवार से घिरा हुआ है। इस प्रकार अब ये पूर्वी भाग ऊंचाई पर भी नहीं है, निचला स्तर पर है और कोई इसका चारदीवारी भी नहीं है। अब इससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज़रूर यह कोई यहाँ रहने वाले लोग स्पेशल होंगे। तो हाँ, ऐसा लगता है कि ये पश्चिमी क्षेत्र कुछ विशेष लोगों के लिए ही होगा, जैसे धनी लोग हो सकते हैं, प्रशासक लोग हो सकते हैं, नियंत्रक जो शहर के नियंत्रक कंट्रोलर हैं वो सब इसमें रह सकते हैं, क्योंकि चारों ओर से सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं गढ़ी क्षेत्र। गढ़ मतलब ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र, सिटेडाइल क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र। कोई भी शब्द इसमें आ सकता है। ये सब का अर्थ ही है पश्चिमी क्षेत्र जो ऊंचाई पर बसा हुआ है। और सबको इसे एक और नाम दे सकते हैं, अपर टाउन। ये अपर टाउन है, ऊंचा पर बसा हुआ शहर। इस क्षेत्र की विशेषताएं जानने के बाद इसमें बहुत सारे जगह पर अपवाद भी मिले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से ये अपवाद जानना ज़रूरी है। तो कौन कौन से अपवाद हैं उस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले चर्चा देखें तो धौलावीरा का करते हैं। धौलावीरा यह स्थान है गुजरात में और यहाँ से जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो इस प्रकार है। ये पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र और बीच में मध्य क्षेत्र।
3 भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। तो 3 भागों में बटा हुआ नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रमाण मिला है धौलावीरा, गुजरात से। तो इस प्रकार ये एक अपवाद है। उसी प्रकार एक अपवाद है लोथल और सुरकोटाडो का। लोथल, सुरकोटाडा ये ऐसे नगर हैं जहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में बटा हुआ क्षेत्र अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही घेरा में गढ़ी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जिसमें आम लोग रहते हैं। आम मतलब साधारण लोग, सर्वसाधारण रहने वाले लोग हैं, आम पब्लिक जिसको कहते हैं वो हैं। तो लोथल और सुरकोटाडा में इस तरह बनाया गया है कि पश्चिमी और पूर्वी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही घेरा में सबको रखा गया है। तो ये एक अपवाद है। एक और अपवाद है कोटदीजी और चाहूदड़ का। कोटदीजी, चाहूदड़ इसका है, ये शहर जो नियोजित तो है। एक बात और याद रखना है कि यह शहर भी पूरी तरह से नियोजित बनाया गया है और यह भी नियोजित बनाया गया, मतलब प्लानिंग के तहत ही बनाया गया है। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर है ये गढ़ी क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र है, ऊंचाई पर बनाया गया है, चारों ओर चारदीवारी से, मिट्टी के चारदीवारी से घिरा हुआ है। और ये इस प्रकार का नहीं है। यहाँ की जनसंख्या कम होगी, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। और कोटदीजी और चाहूदड़ ऐसे 2 स्थल हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई बाउंड्री नहीं है। ये भी अपवाद है। तो 3 अपवाद को हम लोगों ने देखा, धौलावीरा, लोथल और सुरकोटाडा, कोटदीजी और चाहूदड़। ये 3 अपवाद को देखना है। धौलावीरा में 3 भाग में बटा हुआ है, लोथल और सुरकोटाडा एक ही भाग में बटा हुआ है, और कोटदीजी और चाहूदड़ का कोई घेरा नहीं है। तो ये 3 महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अपर टाउन और लोअर टाउन। जैसे हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, जो गढ़ी क्षेत्र है उसको अपर टाउन, और जो साधारण लोग, जनसाधारण लोग जो रहते हैं उसको लोअर टाउन बोला। अपर टाउन और लोअर टाउन ये 2 भाग में बटा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अब चर्चा करें कि अपर टाउन से कौन कौन वस्तु मिले या कौन कौन से प्रमाण मिले, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपर टाउन पर प्रमाण का चर्चा करें तो इसमें हड़प्पा स्थल से मिला है। कौन कौन चीज़ हड़प्पा स्थल से मिला है? जो अपर टाउन में, जो गढ़ी क्षेत्र से, मतलब ऊंचाई पर जो धनी लोग रहते थे, वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो चूँकि हड़प्पा स्थल का ऊपरी लेयर तो बहुत क्षत विक्षत हो चुका था। शुरू के कहानी में हम लोग पढ़े कि लोग वहाँ से ईंट निकाल लिया कर रहे थे और अपने घरेलू उपयोग में लाते थे। तो इससे ऊपर का जो लेयर था वो समाप्त हो चुका था, तो बहुत कुछ नहीं मिला। फिर भी जो मिला उसमें महत्वपूर्ण है R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान ये पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? हड़प्पा स्थल से। और अधिकांश अपर टाउन से जो प्रमाण प्राप्त हुए वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, जिनमें महत्वपूर्ण है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल सभागार, विशाल भवन। ये सभी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला, विशाल अन्नागार, सभागार, भवन कहाँ मिला? क्योंकि मोहनजोदड़ो की संपूर्ण खुदाई हुई है, किसी तरह से ऊपर का लेयर खराब नहीं हुआ था और अंदर से जो भी मिला वो उसी अवस्था में मिला, इसलिए बड़े बड़े भवन वहाँ प्राप्त हुए। और इसी के आधार पर
हड़प्पा सभ्यता की कहानी भी आगे बढ़ी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अपर टाउन से हड़प्पा से कम और मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मिले हैं। इस पर अगर चर्चा करें, विशाल स्नानागार पहले भी चर्चा हुई है धार्मिक कर्मकांड के रूप में, पहले भाग उसके पहले जो वीडियो बना, फिर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे विशाल स्नानागार की। तो विशाल स्नानागार मतलब बाथरूम, ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इसकी संरचना क्या थी, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो संरचना को देखते हैं तो यह आयताकार अवस्था में था। 55 मीटर बाहरी जो घेरा था वो 55 मीटर लंबाई में था और 33 मीटर चौड़ाई में था। और अंदर जहाँ तालाब बना हुआ था स्नान करने के लिए, जहाँ जलाशय था, वहाँ 11 7 और 3 11 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर गहराई, 11 मीटर चौड़ाई, 11 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई में बना हुआ था इस प्रकार। और यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ था, ये सीढ़ी बना हुआ है। अंदर में जो फर्श है तालाब का, उसे बिटुमन से कूटकर वाटरप्रूफ बनाया गया ताकि पानी उसमें अंदर रिसे नहीं, पानी जो डाला जाए वो रहे। और इसके साथ यहाँ पर एक कुआं का व्यवस्था किया गया था जिससे ताज़ा पानी इसमें डाला जाता था और जब तालाब गंदा हो जाता था स्नान करते करते तो उसके पानी को बाहर भी निकालने का व्यवस्था था, निकासी का, फिर इस कुएं से ताज़े पानी को डाल दिया जाता। ऐसी व्यवस्था 5000 वर्ष पहले भी थी। यह आश्चर्यजनक है। अब इसमें और भी कंस्ट्रक्शन था कि इसके किनारे किनारे कमरा बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? तो जब स्नान करके लोग आते थे तो कपड़ा बदलने के लिए रूम की आवश्यकता होती थी और वो चेंजिंग रूम के रूप में इसका उपयोग करते थे। ऊपर में उत्तर की ओर एक घर भी था जहाँ से पूजा का सामान मिला है, राख मिला है। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये हो सकता है धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ स्नान करने आते थे और इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई थी और यह सामूहिक प्रयोग के लिए था। तो इस प्रकार ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स की चर्चा हम लोगों ने किया जो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब हम लोग और भी जो है ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद और भी जो मिले हैं, विशाल भवन वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल सभागार मीटिंग हॉल मिले हैं जो 20 मोटे मोटे स्तंभ पर खड़ा है। और इसके बाद अन्नागार, विशाल अन्नागार, ये अन्नागार अनाज रखने का भंडार था जो बहुत ही बड़े भवन में इसका व्यवस्था किया गया था। तो ये अन्नागार क्यों बनाया गया था? इतिहासकारों के अनुसार शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग अकाल से जूझने के लिए ये अन्नागार, कभी कभी अकाल पड़ता होगा और उससे बचने के लिए अनाज को स्टोर करते थे अन्नागार में। शायद यह सरकारी व्यवस्था भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अनाज को स्टोर करने का अन्नागार का साक्ष्य मिला है। इसी प्रकार अपर टाउन से कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली है। कालीबंगा से अग्नि वेदिका, कालीबंगा राजस्थान में अभी वर्तमान समय में है। तो अग्नि वेदिका मतलब जिसमें आज हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में घी को जलाते हैं, उस प्रकार का कुंड मिला है। ये कालीबंगा से मिला है, ये भी अपर टाउन से मिला है, बहुत सारे मिले हैं। इस प्रकार अपर टाउन से यह प्रमाण प्रमुख मिले हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं लोअर टाउन में क्या क्या प्रमाण मिला। लोअर टाउन में
हड़प्पा स्थल से बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। जैसे कब्रिस्तान यहाँ से भी मिला है, कब्रिस्तान, लेकिन इसका नाम है एच, कब्रिस्तान एच मिला है। 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है। श्रमिकों की बस्ती मिली है, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, श्रमिकों की बस्ती मिली है। ये सब हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कब्रिस्तान एच कहाँ से मिला, किस जगह से मिला? हड़प्पा स्थल से। वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक बस्ती, सब हड़प्पा स्थल से मिले हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो से भी कुछ मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाले जो प्रमुख हैं वो है क्षेत्र, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, HR एरिया, DK एरिया, डेडलैंड एरिया, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले हैं जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके बाद यहाँ से बैरक खंड की प्राप्ति हुई है। बैरक खंड मतलब जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं, सैनिक लोग, बैरक खंड की प्राप्ति होती है, इससे सैनिक लोग मिले हैं। व्हीलर इसे बैरक खंड कहता है, लेकिन इस पर एक निष्कर्ष नहीं निकला है, थोड़ा विवाद है कि बैरक खंड था। पिगेट इसे पुजारी का कमरा कहता है। फिर भी अगर क्वेश्चन आए कि बैरक खंड कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव ले महत्वपूर्ण है। और मोहनजोदड़ो से ही 42 कंकाल एक जगह प्राप्त हुआ है। सीढ़ी पर गिरते पड़ते मरे हुए व्यक्ति का कंकाल मिला है। इससे इतिहासकार तरह तरह के विचार अपना रखते हैं। शायद महामारी फैल गया था जो मर गए, शायद आक्रमण हुआ तो सीढ़ी पर गिरते पड़ते मर गए, क्योंकि वहाँ से खंजर भी साथ में, चाकू भी मिला था। तो इस प्रकार से अलग अलग निष्कर्ष है। फिर भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हमें ध्यान रखना होगा कि 42 कंकाल मोहनजोदड़ो से मिला है। तो अब तक हम लोगों ने चर्चा किया अपर टाउन और लोअर टाउन से क्या क्या प्रमाण मिले। अब हम लोग नगर नियोजन में आगे बढ़ेंगे और एक और स्पेशल चर्चा करेंगे लोथल का। लोथल जो गुजरात में है, यह एक ऐसा स्थल है जो यह प्रमाणित कर देता है कि वास्तव में जो आज नगर नियोजन जिस उद्देश्य से बनाया जाता है, जिस संरचना में रहता है, उसी संरचना में लोथल को प्रमाणित किया गया है। जैसे लोथल को 4 भागों में बांटा गया है। लोथल शहर को, पहला आवास क्षेत्र, दूसरा दुकान क्षेत्र, और तीसरा व्यापारिक केंद्र, और चौथा गोदीवाड़ा क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र शहर की विशेषताएं हैं, आज भी शहर की विशेषताएं हैं। उसी तरह से उस समय लोथल बनाया गया। आवास जहाँ पे सिर्फ रहने और रहने का मकान होता था। दुकान क्षेत्र, आवास के ही थोड़ा सा बगल में दुकान क्षेत्र होगा, क्योंकि दुकान जाना, सामान खरीदना, आवश्यकता की वस्तु को खरीदना बगल में हो। इसके बाद व्यापारिक केंद्र थोड़ा शहर से दूर होता था, ये आवास और दुकान क्षेत्र से थोड़ा दूर होता था। और गोदीवाड़ा क्षेत्र, ये बंदरगाह क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। तो यह शहर की व्यवस्था थी जो लोथल से प्राप्त हुई। तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आज की जो स्थिति है वो बहुत हद तक मिलती जुलती स्थिति है, 5000 वर्ष पहले भी। अब हम लोग नगर नियोजन के अगले पॉइंट पर चलते हैं, तो वह है सड़क की व्यवस्था। सड़क, मोहनजोदड़ो की सड़क, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो सड़क के बारे में चर्चा करने में हम लोग देखते हैं कि सड़क इस प्रकार का सड़क बना हुआ था।
90 डिग्री के कोण पर सड़क मुड़ती थी, 90 डिग्री के कोण पर सड़क मुड़ती थी। और ये जो क्षेत्र बना यही है आवास क्षेत्र। आगे भी इस तरह का सड़क बनेगा, इधर ही बन सकता है, इधर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये आवास है, इसमें मकान रहेंगे। ये आवास क्षेत्र है, ये मकान रहेंगे और ये सड़क रहेंगे। फिर अगले सेक्टर में भी इस तरह का व्यवस्था रहेगा। तो ये मकान बन गए। इस मकान से गलियां निकलती हैं बीच बीच से। इसमें मुख्य सड़क में मिलते जाएगी, ये गलियां हैं। इस प्रकार की बनी हुई है। और यहाँ पर घर बना हुआ है, ये सब घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है। निकलने के लिए इस गली से निकलें, गली से फिर मेन रोड में आ जाएं, मुख्य पथ में। इस प्रकार की व्यवस्था थी। ये जो मेन रोड है, यहाँ पर नाली की व्यवस्था है। ये अंदर नाली और ये ढका हुआ नाली है। नाली को ढका हुआ, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए नाली को ढक दिए हैं। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ नाली है। यहाँ से घर के अंदर से पाइप के द्वारा नाली को मेन नाली से, इस सड़क के मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता। अपने पूरा पानी, जितना गंदा पानी है वो इसमें मिला दिया जाता था। और इस प्रकार सड़क से होते होते ये आगे जा कर के पूरा का पूरा पानी, गंदा पानी निकल कर के कहीं शहर के बाहर गिर जाता था। पानी पूरा शहर से बाहर नदी हो सकता है या गड्ढा हो सकता है, शहर के बाहर पूरा गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो अभी हम लोगों ने आवास के संरचना को देखा, बीच में सड़क और चारों ओर आवास, इस तरह की व्यवस्था थी। सड़क और नाली का प्रबंधन को हम लोगों ने देख लिया। अब आवास में मकान किस प्रकार का बना हुआ था, मकान पर थोड़ा चर्चा करें। मकान, तो मकान आयताकार ही बनाया जाता था। मकान, ये जो मुख्य सड़क, अगर इसे माने ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की एक और विशेषता है, मुख्य सड़क कच्ची ईंट से ही बनाई जाती थी, पक्की ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। केवल मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है जहाँ से कुछ पक्की ईंट का प्रयोग सड़क निर्माण में किया गया है। शायद पक्की ईंट का प्रयोग होना शुरू हो गया था, लेकिन यह आम नहीं था, ये जनरल नहीं था। अधिकांश सड़कें कच्ची थी और बीच में ऊंचाई बना हुआ था, बीच में ऊंचाई। और जब ऊंचाई रहेगा, बरसात का पानी भी आएगा तो नीचे ढल जाएगा और बहुत ज़्यादा बर्बाद सड़क नहीं होगा। और इसको बनाने से पहले कूटा जाता था, खूब कूट करके उसको दबाया जाता था ताकि कम से कम बरसात के दिनों में सड़क खराब हो। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो ये मुख्य सड़क में जब ये घर बनाया जाता था, तो जब इसमें घुसने के लिए ये जो द्वार बना हुआ है, तो घुसने से पहले यहाँ एक दीवार बनाया जाता था यहाँ पर, और बगल से जाने का, ये ऐसे जा सकते हैं घर में या ऐसे जा सकते हैं। तो आज हम लोग कपड़ा के पर्दा देते हैं, तो उन्होंने एक दीवार का पर्दा दे दिया कि अंदर का सीन बाहर दिखाई ना पड़े। और इस प्रकार घर में घुसा जाता है। और घर में घुसते हैं तो सबसे पहले बीच में एक आंगन होता है। ये आंगन है, ये आंगन है। और आंगन के चारों ओर कमरा हो सकता है, बहुत सारे कमरे भी हो सकते हैं। इस तरह का कमरा होता है और इसी में शौचालय की व्यवस्था हो सकती है। शौचालय, किचन, रसोई घर और एक आंगन में ही कुआं। तो पूरा व्यवस्था होता था। और याद रखना है, शहरी व्यवस्था है तो विचार भी शहरी है। यानी कि यह एक मकान इस तरह का बना हुआ है
और बगल में एक और इधर मकान बना हुआ है और बीच में एक मोटी दीवार है। ऐसा होता है, मोटी दीवार है, दोनों में कोई ज़्यादा संपर्क नहीं होता था। सब अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। शहर में आज भी यही होता है, बगल के मकान में कौन रहता है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ के लोग भी शायद इसी प्रकार थे। बीच में इसीलिए मोटी दीवार लगाया जाता था, कोई संपर्क ना हो। ठीक है, तो इसके बाद सड़क का चर्चा। सड़क में भी आप देखें कि सड़क, एक तो मुख्य सड़क हुआ, 3 भागों में सड़क को बांटते हैं। मुख्य सड़क जो सबसे चौड़ी सड़क, मोहनजोदड़ो में कहें 10.5 मीटर चौड़ाई था। उसके बाद सहायक सड़क, सहायक सड़क 4.5 मीटर, ये 10.5 मीटर, 4.5 मीटर, और एक गली जो घर, 2 घर, 3 घर के बाद गली बनता है, तो गली की चौड़ाई 1.5 मीटर। मतलब यहाँ पर 3-4 गाड़ी, बैलगाड़ी चलती थी। उस समय कोई ट्रेन और मोटर और बस नहीं थी, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी 3-4 बैलगाड़ी मुख्य सड़क पर दौड़ सकते थे। इस प्रकार की सड़क की व्यवस्था थी। अब आगे अगला पॉइंट पर हम लोग चलें, तो अगला पॉइंट है भवन का स्ट्रक्चर। तो भवन का स्ट्रक्चर तो बता दिया गया। अब इसके बाद भवन में भी थोड़ा सा और देखें तो फर्श कैसा था भवन का। तो भवन का फर्श कच्चा था। ये जो बीच में भवन का ये जो फर्श है पूरा, यह फर्श कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। छत बहुत अच्छा नहीं था। छत बनाने के लिए पहले लकड़ी का डाली का यूज किया जाता है। उसके बाद पुआल बनाया तो उस पर मिट्टी लगाया जाता है, जो गांव देहात में होता है उस प्रकार की व्यवस्था थी। सीढ़ी जो बनाया गया था वो भी बहुत खड़ा ढाल वाला, चढ़ने में परेशानी होती थी। तो फर्श कच्ची ईंटों का या मिट्टी का बनाया जाता था, और छत भी बहुत अच्छी नहीं थी। बल्लियों का, बांस बल्लियां का यूज करके बनाया जाता था। फर्श में एक अपवाद है, कालीबंगा। कालीबंगा के फर्श में एक डिज़ाइन किया हुआ है, कंसेंट्रिक डिजाइन, वृत्त के अंदर वृत्त बनाया हुआ एक डिज़ाइन है, जो आज हम लोग फर्श पर, पक्की फर्श पर यूज करते हैं, बनाते हैं। उस प्रकार का कालीबंगा से यह चित्र मिला है। और एक बात और ऑब्जेक्टिव में याद रखना चाहिए कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ से भवन पक्की ईंटों का नहीं मिला है, कच्ची ईंटों का मिला है। और सामान्य रूप से भवन जो बनाते हैं हड़प्पा के लोग, वह पक्की ईंट का बनाते हैं। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ से कच्ची ईंट के भवन मिले हैं। तो ये अपवाद है। अपवाद को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अपवाद ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान रखना होगा, कालीबंगा को ध्यान रखना होगा। एक फर्श वृत्त के अंदर वृत्त बनाया हुआ कहाँ है? कालीबंगा, जो गुजरात में है। उसके बाद कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों से मकान बनाया गया है। तो ये अपवाद हैं, इसे याद रखना है। अब हम लोग जलमल निकास व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो बहुत सारा तो अध्ययन हम लोग पहले जलमल के बारे में ही कर लिए, लेकिन अब शौचालय और नाली कैसा बना था ये हम लोग देखें। नाली के बारे में चर्चा कर चुके हैं, मुख्य रूप से शौचालय देखते हैं। तो शौचालय, हर एक घर में शौचालय मिल रहा था। शौचालय की क्या व्यवस्था थी? तो शौचालय बनाते थे तो उसमें जो ईंट का प्रयोग करते थे तो एल और टी टाइप का था। अब देखिए संरचना, ये एल और ये टी, बीच में गैप मिल रहा है। फिर एल, इधर से कहें तो टी, इस तरह से भरते जाता था। और ये ईंट जो है घिसे हुए रूप थे, बहुत अच्छा ईंट नहीं था, घिसा ईंट। इसका कारण था, वैज्ञानिक कारण था कि पानी जो जाएगा शौचालय में, वो पानी रिस कर धरती के अंदर चला जाए, तो इससे बहुत जल्दी टंकी भरेगा नहीं पानी से।
तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया एल और टी टाइप का यूज शौचालय में किया जाता था। नाली घर से निकलता है तो मोहल्ले वाले बड़े नाली में गिरता है, और मोहल्ला वाला नाली और बड़े सड़क के किनारे जो बना हुआ उसमें गिरता है, और पूरा का पूरा पूरे मोहल्ला का पानी मेन सड़क में जाता है, मेन सड़क का पानी ये शहर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस व्यवस्था हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं नाली की साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। हड़प्पा वासी साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। ये नियोजन जो किया गया शहर का, इसमें सफाई की व्यवस्था का पूरा नाली ढका हुआ है। नाली का व्यवस्था देख रहे हैं कि एक दूसरे से लिंक किया हुआ पूरा नाली है, और पूरा पानी बाहर शहर से निकल जाता है। यह व्यवस्था तो शायद हम लोग आज तक नहीं कर पाए, और हड़प्पा के लोगों ने यह कर दिया। तो तुलना करते चलें अपने आप से और हड़प्पा के और आज के शहरी व्यवस्था से। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक प्रमाण मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात से एक प्रमाण मिला है। यहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जैसे शहर में जल की कमी होती है, साफ पीने का जल की कमी होती है, तो नाली की पाइप से जल को स्वच्छ पानी को पाइप से घर घर नल के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो शहर है, जनसंख्या अधिक है, तो इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी। तो धौलावीरा से इसका भी प्रमाण मिल गया है। एक नहर के पानी को रोक दिया गया है और बांध बना दिया गया है, और बांध बना के उस पानी को साफ़ किया गया है, और साफ़ करके मनहर और मनसर तालाब से संबंधित है, वहाँ साफ़ पानी दिया गया। और शायद वह पानी लोगों के लिए हो सकता है, या फिर कुछ विशेष लोगों के लिए उस साफ़ पानी की व्यवस्था की गई है। इसका प्रमाण धौलावीरा से मिला है। अर्थात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। इसको याद रखना है। अब हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता जो 5000 वर्ष पुरानी है, और वर्तमान जो हम लोग जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, क्या दोनों के शहर में तुलना किया जा सकता है? तो इतना पढ़ने के बाद आप खुद सक्षम हैं, तुलना कर सकते हैं कि क्या स्थिति पहले थी और आज क्या है। आज भी सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं नगर को नियोजित करने के लिए बनाया जाता है। साफ़ सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। गंगा नदी की सफाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जलमल व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हर घर में है, ये इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फिर भी आज हम लोग उस अवस्था में नहीं है कि यह कह दें कि सब घरों में शौचालय है, सब घरों में पानी है और स्वच्छता हर घर में है। अभी वो स्थिति में नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को पढ़ा। इस अगर सब्जेक्टिव लिखना हो तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, और इस पॉइंट पर जो हमने एक्सप्लेनेशन किया, वर्णन किया, उसको उस आधार पर लिखा जा सकता है। और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके अपवाद और जो प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, इस चीज़ को याद करना। यह टॉपिक 12वीं कक्षा के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है। तो हर दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझना होगा। और इस YouTube को बार बार देखें, और इसको देखने से पहले जो पहले वीडियो बनाया हुआ है उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस आधार पर ही आगे समझ में आएगा। तो आज इतना ही।
अगला एक और वीडियो जल्दी ही बनाना पड़ेगा, वो है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद।